हेलो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है अपना रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन देखेंगे। उससे पहले अपन पुष्प का कुछ अनुप्रस्थ काट देख लेते हैं, जो कि पुष्प को प्रोफेसर गोते ने रूपांतरित तना कहा है। इसका जो डायग्राम होता है इस प्रकार से होता है। इसमें ये एंथर होते हैं, परागकोश होते हैं। परागकोश में यहाँ कनेक्टिव, इसको योजी बोला जाता है, कनेक्टिव। यहाँ पे ये होता है प्रोक्सिमल एंड होता है, और ये होता है प्रोक्सिमल एंड यानी कि समीपस्थ भाग होता है। समीपस्थ भाग यहाँ से देखा जाता है, और एंथर के पास होता है कनेक्टिव योजी। एंथर ये हो गया, ये पुतंतु यानी कि फिलामेंट हो गया। एंथर को परागकोश, ये पुतंतु फिलामेंट हो गया। ये दोनों मिलकर पुंकेसर स्टेमन का निर्माण करते हैं। और ये जो भाग होता है ये मादा भाग होता है। इसमें वर्तिकाग्र होता है, स्टिग्मा। यहाँ पे वर्तिका होती है, स्टाइल यानी कि वर्तिकाग्र स्टिग्मा। ये स्टाइल वर्तिका होगी। और ये हो गया ओवेरी, अंडाशय। और यहाँ पे पाया जाता है बीजांड, अंडाशय के अंदर। ये तीनों भाग मिलकर वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल और ओवेरी, अंडाशय, ये तीनों मिलकर अंडक कहलाते हैं। यानी कि ये मादा भाग हो गए, जनन भाग हो गए। नर जनन भाग कौन कौन से हो गए? एंथर और फिलामेंट। यहाँ पे पीटल यानी कि दल पाए जाते हैं। ये सेपल यानी कि बाह्य दल। ये थैलेमस होता है, पुष्पासन। इस तरह से ये पुष्प का अनुप्रस्थ काट हो गया, बीजांड ओवेरी के अंदर पाया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं नर जननांग कौन कौन से है। नर जननांग होते हैं पुमंग, एंड्रोइसियम, इसको बोला जाता है नर जननांग को, जो कि एकल भाग स्टेमन कहलाता है, या फिर माइक्रोस्पोरोफिल भी इसको बोला जाता है। जो कि इस तरह से ये अपन ने देखा पुंकेसर यानी स्टेमन का, जो कि एंथर, परागकोश और पुतंतु से मिलकर बना होता है। ये कनेक्टिव योजी हो गया, ये प्रोक्सिमल एंड देख ही लिया। इसके बाद इसकी जो संरचना होती है, इसकी पुमंग एंड्रोसियम की जो संरचना होती है स्टेमन की, वो इस तरह से होती है। परागकोश, स्टेम, एंथर, ये परागकोश जो होता है एंथर, इसकी संरचना इस तरह से होती है। इसको क्या बोलते हैं? द्विपालित होता है ये, बाइलोब्ड, यानी कि ये दो पालियाँ इसमें होती है, बीच में दीवार होती है। एंथर में द्विपालित होता है। और डाइथिकस होता है, डाइथिकस। और प्रत्येक पाली में दो थीका होता है, यानी कि एक पाली में दो थीका होते हैं, इसलिए इसे डाइथिकस बोलते हैं। और पालियाँ कितनी होती है? दो। इस तरह से इसमें चार थीका पाए जाते हैं एक परागकोश में, एक एंथर में चार थीका पाए जाते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि एक परागकोश होता है, वो चार परागधानी इसमें पाई जाती है, या फिर इसको लघु बीजाणु भी बोल सकते हैं, या फिर टेट्रास्पोरेंजिएट भी इसको बोल सकते हैं, चतुष्क बीजाणुधानी। यानी कि इस तरह से अपन इसको देख सकते हैं, यानी कि चार परागधानी पाई जाती है, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, या चतुष्क बीजाणुधानी। इसका अपवाद कौन सा है? मालवेसी कुल यानी कि कपास, गुड़हल, भिंडी वगैरह, इनमें मोनोथिकस होता है। ये जो परागकोश होता है ये मोनोथिकस होता है, न कि डाइथिकस। ये इसका अपवाद हो गया। इसके बाद देखते हैं एपिडर्मिस जो होती है वो सबसे बाहरी अधिचर्म होती है, सबसे बाहरी एकल होती है, एकल सुरक्षात्मक परत होती है। किसकी? माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी है। माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी, जो कि अपन ने देखा ये चार लघु बीजाणुधानी होती है। ये लघु बीजाणुधानी को अगर विस्तार से देखें तो इस तरह से दिखाई देती है। लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें सबसे बाहरी परत एपिडर्म होती है। इसके बाद एंडोडर्मिस होती है, एंडोथीसियम, एंडोडर्म को एंडोथीसियम बोला जाता है। इसके बाद मध्य परत होती है। इसके बाद टेपिटम होता है। टेपिटम, और ये जो एंडोथीसियम होती है, एंडोथीसियम में एल्फा सेलुलोज के रेसे पाए जाते हैं एंडोथीसियम में। और इसके टेपिटम के अंदर स्पोरेंजियस टिश्यूज का आवरण होता है, जिसमें पीएमसी, प्राइमरी मैटरनल सेल पाई जाती है। इस तरह से इसका माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी का अनुप्रस्थ काट होता है। इसमें अगर डिटेल से देखें तो ये जो स्पोरेंजियस टिश्यू होता है ये समान प्रकार की समरूपी कोशिकाओं का समूह होता है। इसमें प्रत्येक सेल में माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की क्षमता होती है। प्रत्येक जो सेल है इसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की क्षमता होती है, जो कि पीएमसी, पोलन जो मदर सेल होती है, पीएमसी बोलते हैं इसको, पोलन मदर सेल, पीएमसी पोलन मदर सेल, और एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल इसको बोला जाता है, या फिर इसको पोटेंशियल पोलन भी बोला जा सकता है। इसलिए इसमें स्पोर टेट्राड बनाने की क्षमता होती है।
ये क्या करती है, पीएमसी में मियोसिस होता है। मियोसिस के दौरान 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं जो कि अगुणित होते हैं। पीएमसी तो द्विगुणित होती है, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं मियोसिस के द्वारा जो अगुणित होते हैं। इससे टेट्राड बनता है जो कि अगुणित होता है। ये सभी लघु बीजाणु जनन इसको बोला जाता है। ये टेट्राड जो होता है, ये टेट्राड 2 प्रकार का होता है। डाइकोट में टेट्राहेड्रल होता है, इस तरह से दिखाई देता है, और जो मोनोकोट होते हैं इनमें आइसोबाइलेटरल होता है टेट्राड। इस तरह से ये माइक्रोस्पोर इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद अपन देखें इसको डिटेल से, माइक्रोस्पोर एंजियम को, लघु बीजाणुधनी को। तो सबसे बाहर ये आवरण होता है एपिडर्मिस, अधिचर्म। ये सबसे बाहरी होता है, एकल सुरक्षात्मक परत होती है। एंडोथीसियम की बात करें, मोटी एकल परत होती है। एल्फा सेलुलोज के रेशो के जमाव इसमें पाए जाते हैं। रेडियल क्रम में व्यवस्थित होते हैं एल्फा सेलुलोज के रेशो। एंड टेंजेंशियल भित्ति पर रेडियल और टेंजेंशियल दोनों भित्ति पर एल्फा सेलुलोज के रेशियो पाए जाते हैं। एल्फा सेलुलोज के रेशे जो होते हैं वो आर्द्रता ग्राही होते हैं। परागकोश के प्रस्फुटन में यानी कि डायसेंस में इसकी सहायता करते हैं। परागकोश में प्रस्फुटन में इसकी सहायता करते हैं। मिडिल परत जो होती है वो भोजन संग्रहण का काम करती है। 1 से 3 पेरेन्काइमा की परतें जो होती है वो इसमें पाई जाती है। तीनों परतें सुरक्षा व प्रस्फुटन में सहायता करती है। मिडिल लेयर, एंडोथीसियम और एपिडर्मिस, ये तीनों सुरक्षा और प्रस्फुटन में सहायक होती है। इसके बाद आता है टेपिटम। ये सबसे आंतरिक परत होती है। ये बीजाणुजन उत्तक के चारों तरफ फैली होती है। द्विकेंद्र की होती है टेपिटम। इस टेपिटम में 2 केंद्रक होते हैं, एंडोमाइटोसिस और पोलीप्लोइड के कारण। द्विकेंद्र की क्यों होता है टेपिटम? क्योंकि इसमें एंडोमाइटोसिस होता है और पोलीप्लोइडी इसमें पाई जाती है। इसका टेपिटम का कार्य क्या होता है? टेपिटम का कार्य होता है परागकणों को पोषण प्रदान करना। टेपिटम का कार्य होता है परागकणों को पोषण प्रदान करना। केलेज एक एंजाइम श्रावण करता है, यानी कि टेपिटम केलेज नाम का एक एंजाइम श्रावण करता है। इंडोल एसिटिक एसिड का श्रावण भी टेपिटम के द्वारा किया जाता है, और पोलन कीट का निर्माण भी टेपिटम के द्वारा किया जाता है। पोलन कीट पीले रंग की तेलीय चिपचिपी परत होती है जो कि कीट परागण में सहायक होती है। पोलन कीट जिसका निर्माण टेपिटम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखते हैं प्रोयूबिस्काई। प्रोयूबिस्काई जो होती है वसा और कैरोटिनॉइड की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन का इसमें जमाव होता है। यूबिस्काई स्पोरोपोलेनिन का जो जमाव होता है उससे यूबिस्काई बनती है और एक्जिन का निर्माण होता है। यानी कि प्रोयूबिस्काई से यूबिस्काई, फिर उससे एक्जिन का निर्माण। टेपिटम जो होती है वो अमीबीय आद्य प्रकार की होती है, स्रावी ग्रंथिल विकसित प्रकार की होती है। यानी कि 2 प्रकार की टेपिटम होती है, अमीबीय यानी कि आद्य प्रकार की, और स्रावी ग्रंथिल विकसित प्रकार की। अमीबीय में टाइपा अलिस्का इसका उदाहरण है, और स्रावी ग्रंथिल टेपिटम पाई जाती है अधिकांश पुष्पी पादपों में। इस तरह से ये अनुप्रस्थ काट देख लिया। इसके बाद देखते हैं परागकण की संरचना। परागकण कैसा दिखाई देता है? ये इस तरह से दिखाई देता है, गोलाकार होता है। इसमें सबसे ऊपर एक्साइन का बाह्य चोल होता है। इसके बाद में इंटाइन होती है। बाह्य चोल एक्साइन जो होता है उसके अंदर स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। ये इंटाइन होती है। इंटाइन में एक जर्म पोर पाया जाता है, जनन छिद्र, जहाँ से क्या निकलती है एक्साइन, ये जर्म पोर जनन छिद्र, यहाँ से परागनलिका यहाँ से निकलती है जर्म पोर से। इसका डायमीटर लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। और परागकण जो होते हैं ये पीले रंग के होते हैं। और स्पोरोपोलेनिन जो होता है, स्पोरोपोलेनिन धरती पर उपस्थित कोई भी एंजाइम अपघटित नहीं कर सकता है स्पोरोपोलेनिन को। पादप जगत का सबसे कठोरतम प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन वसा, कैरोटिनॉइड, फिनोलिक यौगिक के बहुलकीकरण से बनता है। और एक्साइन बाह्य चोल होता है। ये सबसे बाहरी, कठोर और अलंकृत परत होती है। ये इंटाइन होती है। इंटाइन पतली पेक्टोसेल्यूलोज की बनी कंटिन्यूस पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज की बनी होती है और कंटिन्यूस होती है इंटाइन। इसके बाद जर्मपोर जो होता है छिद्र, जर्मपोर यानी कि जो ये स्पोरोपोलेनिन है ये बाह्य चोल यानी कि एक्साइन और इंटाइन के बीच में स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। और जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन और बाह्य चोल नहीं पाया जाता है वो होता है जर्मपोर। जर्मपोर जनन छिद्र कहलाता है, जिसमें परागनलिका इंटाइन की बनी होती है। ये फैक्ट है कि इंटाइन की बनी होती है परागनलिका। और परागनलिका कहाँ से निकलती है? जर्मपोर से। जर्मपोर मेरो ट्राइकोप्लेट और मोनोकोप्लेट 2 प्रकार के जनन छिद्र होते हैं। एक जर्मपोर जिसमें पाया जाता है उसको मोनोकोप्लेट बोलते हैं, और जिसमें 3 जर्मपोर पाए जाते हैं उसको ट्राइकोप्लेट बोलते हैं। मोनोकोप्लेट मोनोकोट में पाए जाते हैं और ट्राइकोप्लेट डाइकोट में पाए जाते हैं।
और जो जनन छिद्र होते हैं वो एक्जाइन पर उपस्थित छिद्र होते हैं, जिसको स्पोरोपोलेनिन, जहाँ पे एब्सेंट होते हैं। परागकण जीवाश्म रूप में उपस्थित होते हैं। स्पोरोपोलेनिन जो है ये परागकण है, जो कि परागकण जीवाश्म रूप में उपस्थित होते हैं। किसके कारण से? स्पोरोपोलेनिन के कारण से, क्योंकि ये उच्च ताप, अम्ल और क्षार को सहन करने की क्षमता रखता है स्पोरोपोलेनिन। इसके बाद देखते हैं परागकण के लाभ। परागकण के कौन कौन से लाभ होते हैं? परागकणों को सौंदर्य प्रसाधन में यूज लिया जाता है, फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज में लेते हैं, सिरप, पोलेन टैबलेट्स, एस्ट्रेक्सा। इसके बाद एथलीट जो होते हैं और रेस के घोड़ों को एथलीट और रेस के घोड़ों को भी परागकणों को खिलाया जाता है। इसके बाद पराग एलर्जी इनके नुकसान क्या होते हैं? परागकणों को एलर्जन के कारण, परागकण से एलर्जन के कारण पराग एलर्जी होती है। गेहूं के आयात के साथ पार्थेनियम घास, गाजर घास का आना, ये पराग एलर्जी का उदाहरण है। एमेरेंथस, चिनोपोडियम, ज्वार, सोरगम, ये सब पराग एलर्जी के उदाहरण है। पराग एलर्जी के लक्षण क्या होते हैं? अस्थमा, दीर्घकालिक बीमारी है, ब्रोंकाइटिस, श्वसनी शोथ, ये सब पराग एलर्जी के लक्षण है। इसके बाद जीवन क्षमता, परागकण की जीवन क्षमता कितनी होती है? अंकुरण होने की जो समय अवधि होती है उसको बोलते हैं जीवन क्षमता। ताप और नमी पर यह निर्भर करती है। और अनाज जो सीरियल्स होते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, चावल, इनमें परागकण की जीवन क्षमता होती है लगभग 30 मिनट। और सोलेनेसी कुल के जो सदस्य हैं, फेबेसी कुल के, लेग्यूमिनेसी कुल के और रोजेसी कुल के, ये महीना भर तक इनकी जीवन क्षमता होती है। इसके बाद देखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। यानी कि परागकणों को अगर शीत परिरक्षण के द्वारा लंबे समय तक रखा जाए तो उसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोला जाता है, जिसमें -196 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड नाइट्रोजन की उपस्थिति में इनको प्रिजर्व किया जाता है। फसल प्रजनन में ये यूजफुल होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं परागकण का विकास कैसे होता है। परागकण विकास करते हैं, सबसे पहले एंथर होता है। एंथर में माइक्रोस्पोरो एंजाइम होता है जो कि द्विगुणित होता है। स्पोरोजेनिस टिश्यू होता है द्विगुणित। पीएमसी होती है द्विगुणित। इसमें पीएमसी में मियोसिस होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसको बोला जाता है। यानी कि पीएमसी में जो मियोसिस होता है इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। और यहाँ पे गुणिता जो है ये द्विगुणित से माइक्रोस्पोर चतुष्क बनेगा, जो कि अगुणित होता है। इसके बाद सभी संरचनाएं अगुणित होगी, तो माइक्रोस्पोर चतुष्क बनेगा। इसके बाद परागकण बनेगा, परागकण भी अगुणित होता है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम सेल परागकण होती है। इसके बाद परागकण में क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद ये जो होती है असममित स्पिंडल होते हैं, इस तरह से ये दो रिक्तिकाएँ भी इसमें पाई जाती है। ये कायी कोशिका है ट्यूब सेल, ये जो कि अगुणित है। और यहाँ पे बड़ी अनियमित केंद्रक, अत्यधिक संग्रहित और भोज्य पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। परागनलिका का निर्माण कायी कोशिका से होता है, मतलब 2 प्रकार की कोशिकाओं में भी बढ़ जाती है। जनन कोशिका माइटोसिस के बाद में, कायी कोशिका, ट्यूब सेल और जनन कोशिका। जनन कोशिका तर्करूपी होती है, घना कोशिका द्रव्य होता है इसमें, और न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। जनन कोशिका में 2 कोशिकीय परिपक्व परागकणों का निर्माण होता है माइटोसिस के द्वारा। इसमें जनन कोशिका जनरेटिव जो सेल होती है उसमें तर्करूपी घना कोशिका द्रव्य होता है, न्यूक्लियस। और ये माइटोसिस के द्वारा परागनलिका इस तरह से 3 कोशिकीय अवस्था में बदल जाता है। इससे पहले अपन देखते हैं कि जो कायी कोशिका होती है ये बड़ी अनियमित केंद्रक होता है, अत्यधिक संग्रहित भोज्य पदार्थ और परागनलिका का निर्माण कायी कोशिका के द्वारा होता है, न कि जनन कोशिका के द्वारा। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो घना कोशिका द्रव्य न्यूक्लियस है इसमें माइटोसिस होता है। इसके द्वारा ये इस तरह की 3 कोशिकीय अवस्थाएं बनती है। 3 कोशिकीय अवस्थाओं में ये जो कायी नली के कोशिका होती है इससे ये परागनलिका निकल गई। इसमें 2 नरयुग्मक अगुणित 2 नरयुग्मक बनते हैं, जो कि परिपक्व नरयुग्मकोद्भिद कहे जाते हैं। ये परागनलिका यहाँ पे पाई जाती है और इस तरह से ये संरचना बनती है। पीएमसी से लेकर जो कायी कोशिका होती है, पीएमसी से लेकर यहाँ तक 2 कोशिकीय अवस्था तक और 3 कोशिकीय अवस्था तक, पीएमसी से लेकर 3 कोशिकीय अवस्था तक एक मियोसिस होता है, 2 माइटोसिस होते हैं। एक तो मियोसिस होता है और 2 माइटोसिस होते हैं। और जैसे कि उदाहरण देते हैं कि परागकण की जो जड़ने की अवस्था होती है, 2 सेल्ड अवस्था होती है 60% पादपों में, और 3 सेल्ड अवस्था होती है 40% पादपों में। यानी कि 2 सेल बनने पे ही परागकण जड़ जाते हैं लगभग 60% पादपों में, और लगभग 40% पादपों में 3 सेल की जो अवस्था होती है वहाँ पे परागकण जड़ते हैं। इसके बाद एक उदाहरण लेते हैं, जो जैसे 400 पीएमसी है, तो इसको उल्टा भी देख सकते हैं कि जैसे मटर में ए
9+1 की व्यवस्था होती है, जिसमें 10 पुंकेसर होते हैं। 10 पुंकेसरों में 10 परागकोश होते हैं। 10 परागकोश में 40 परागधानी होती है। 40 धानी में 400 पीएमसी होती है। 400 में से 1600 परागकण होते हैं और 3200 नर युग्मक इसमें पाए जाते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को देखा जा सकता है, एक क्वेश्चन के रूप में इसको देख सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं मादा जननांग। मादा जननांग होता है जायांग, जिसको गाइनोसियम बोला जाता है। इसका एकल भाग कार्पेल अंडप बोला जाता है। पिस्टल या स्त्री केसर इसको बोलते हैं। इसकी संरचना कार्पेल की अंडप की इस प्रकार की होती है, जिसमें भी यहाँ पे बीजांड होता है। ये वर्तिकाग्र स्टिग्मा होती है, ये स्टाइल वर्तिका होती है। स्टिग्मा जो होती है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी इसको बोला जाता है, जहाँ पर परागकण आकर लैंड करते हैं। इसके बाद स्टाइल जो वर्तिका होती है ये 2 प्रकार की होती है। ठोस ट्रांसमिटिंग ऊतक जिसमें पाया जाता है पोषण का कार्य करती है, और खोखली जो स्टाइल होती है इसमें ग्रंथिल ऊतक पाए जाते हैं। इसके बाद ओवेरी जो होती है ये अंडा से गुहा होती है, इसमें बीजांड ओव्यूल पाया जाता है। ओवेरी कार्पेल जो होते हैं, कार्पेल 2 प्रकार के होते हैं। एपोकार्पस जिसमें अलग अलग अंडक पाए जाते हैं, और सिनकार्पस जिसमें संयुक्त अंडक होते हैं। एपोकार्पस कौन कौन से होते हैं, इसके लिए ट्रिक है, माइकल ने आपको रोज लौटाया। आपको मतलब एपोकार्पस, माइकल ने मतलब माइकेलिया, रोज मतलब रोज, और लौटाया मतलब लोटस। यानी कि माइकेलिया, रोज और लोटस में एपोकार्पस अंडप होते हैं, मतलब अंडप एपोकार्पस होते हैं। सिनकार्पस किस किस में पाए जाते हैं, इसकी ट्रिक है हाई पीएमटी, हाई पीएमटी यानी कि हाई पीएमटी की ये सिनकार्पस का उदाहरण है। इसके उदाहरण कौन कौन से, हिबिस्कस, HI से हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज, P से पेपावर यानी कि अफीम पॉपी, M से मस्टर्ड यानी कि सरसों, T से टोमेटो यानी कि टमाटर। ये सब सिनकार्पस के उदाहरण हैं। कौन कौन, चाइना रोज, अफीम पॉपी, सरसों और टमाटर। और एपोकार्पस के उदाहरण है माइकेलिया, रोज और लोटस। इसके बाद देखते हैं बीजांड। बीजांड जो होता है एक बीजांड या फिर अनेक बीजांड। एक बीजांड पाए जाते हैं सनफ्लावर में, गेहूं में, चावल में और आम में। अनेक बीजांड पाए जाते हैं पपाया, ऑर्किड और तरबूज में। इस तरह से ये इसका बीजांड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद बीजांड की ओव्यूल की अपन आकृति को देखें तो इस तरह से ये आकृति होती है। इसमें ये जो आकृति है ये एनाट्रोपस प्रतीप बीजांड की है, जिस जो लगभग 80% पुष्पी पादपों में एनाट्रोपस बीजांड होता है, जो कि इस तरह से दिखता है। इसमें क्या होता है, ये तो हो गया प्लेसेंटा, यहाँ पे फ्यूनिकल बीजांड वृंत होता है। ये हाइलम नाभिका होगी। हाइलम क्या क्या करती है, 2 चीज़ों को जोड़ने का काम करती है। किस किस को, भ्रूण कोष को यानी कि एंडोस्पर्म को, और इसको ये बाह्य इंटीग्रेंट, ये दोनों को जोड़ती है हाइलम। इसको बाद में विस्तार से देखेंगे। ये जो ऊपर वाला ये गोल भाग है इसको रफे बोलते हैं। नीचे वाले को चले जा किसको बोलते हैं, निभाग या चले जा, ये ऊपर वाले भाग को। और ये जो वक्रित भाग होता है इसको राफे बोला जाता है। चलेजल पोल निभाग ऊपर वाला, और ये निभाग चले जा हो गया। यहाँ हाइलम जो होती है ये अध्यावरण हो गया इसके, जो कि 2N होते हैं। और ये न्यूसियलस हो गया, बीजांड गाय या न्यूसियलस, ये 2N हो गया। ये एम्ब्रियो से एक हो गया, भ्रूण कोष, ये N हो गया। भ्रूण कोष जो होता है अगुणित होता है। ध्यान देने वाली बात है कि भ्रूण कोष यानी कि एम्ब्रियोसेक जो होता है वो अगुणित होता है। ये बीजांड काय के केंद्र में पाया जाता है। यहाँ पे माइक्रोफाइल होता है बीजांड द्वार, जो कि 2N होता है। परागनलिका का प्रवेश माइक्रोफाइल से होता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि हाइलम। हाइलम क्या होती है, बीजांड और बीजांड वृंत के मध्य की जो संधि बिंदु होता है। बीजांड और बीजांड वृंत, ये बीजांड वृंत हो गया फ्यूनिकल। और बीजांड कौन सा हो गया, ये बीजांड गाय। इसके मध्य की जो संरचना है वो हाइलम कहलाती है। यानी कि बीजांड गाय और बीजांड के मध्य की संरचना को हाइलम बोला जाता है, नाभिका। इसके बाद चेलेजन निभाग क्या होता है, बीजांड द्वार के विपरीत जो होता है उस बीजांड का आधारी भाग, ये आधारी भाग होता है, इसको चेलेजल भाग बोला जाता है। बीजांड काय का जो बीजांड द्वार के विपरीत, यानी कि बीजांड द्वार इसके विपरीत भाग ये चेलेजल भाग होता है। इसके बाद इंटेंग्यूमेट आवरण जो होते हैं ये जर्म स्पर्म इसमें होता है। मतलब जिम्नोस्पर्म में एक अध्यावरण होता है, और पुष्पी पादपों में 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। इंटेंग्यूमेट जिम्नोस्पर्म में एक पाया जाता है, और पुष्पी पादपों में 2 इंटेंग्यूमेंट पाए जाते हैं। न्यूसेलस बीजांड काय की बात करें तो बीजांड काय में पेरेन्काइमा सेल से बनी होती है, जो कि भ्रूण कोष को पोषण प्रदान करने का काम करती है, बीजांड काय न्यूसेलस। इसके बाद भ्रूण कोष एम्ब्रियोसेक जो होता है, जो कि अगुणित होता है, ये बीजांड काय के केंद्र में होता है, इस तरह से। इसके बाद माइक्रोफाइल बीजांड द्वार होता है ये, जो कि परागनलिका प्रवेश करती है। राफे जो होता है ये राफे, ये बीजांड वृंत के ऊपर का उभरा हुआ जो भाग होता है उसको राफे बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं परिभ्रूण कोष।
परिभ्रूण कोष 2n होता है। पेरिस्पर्म जो कि कुछ बीजों में बीजांड का स्थायी रहता है, जो कि काली मिर्च, अदरक, अरंडी, इनमें परिभ्रूण कोष पाया जाता है। पेरिस्पर्म जो कि क्या कहलाता है, कुछ बीज जैसे कि काली मिर्च, अदरक, अरंडी, इनमें बीजांड का स्थायी बना रहता है, जिसको परिभ्रूण कोष बोला जाता है। इसके बाद जो खाद्य भाग होता है, लीची का तीसरा जो अध्यावरण होता है उसको एरिल बोला जाता है, जो कि खाद्य भाग होता है। लीची का तीसरा अध्यावरण एरिल, जो कि खाद्य भाग होता है। केस्टर अरंडी में क्या होता है, स्पंजी उत्तक होता है। अध्यावरण की रूपांतरिक जो स्ट्रक्चर होती है उसको केस्टर में, अध्यावरण की रूपांतरित स्ट्रक्चर होती है कैरंकल। कैरंकल क्या होती है, अध्यावरण की रूपांतरित स्ट्रक्चर जो कि जल का अवशोषण में सहायक होती है। कैरंकल ये अरंडी केस्टर में पाई जाती है और जल अवशोषण में सहायक होती है, जो कि अध्यावरण की रूपांतरित संरचना होती है। इस तरह से ये ओव्यूल का डायग्राम अपन ने देखा। इसके बाद अपन देखते हैं भ्रूण कोष यानी कि मादा युग्मक उद्भिद का विकास कैसे होता है, ये अपन देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले जो ये हो गया अपना ओव्यूल बीजांड, इसमें ये निभाग हो गया, यानी कि वहाँ चले जाओ, अपन ऊपर देखा था। यहाँ पे जो वास्तविक स्थिति होती है उसको उसके अनुसार अपन यहाँ पे इसका विकास देखेंगे, यानी कि निभाग नीचे की तरफ होगा और बीजांड द्वार ऊपर की तरफ होगा। बीच में ये एमएमसी होगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कि 2n होती है, और ये बीजांड का हो गया। इसमें मियोसिस स्पष्ट हुआ तो इसके द्वारा डायड बनेगा, यानी कि 2 कोशिकाएँ बनेगी, ये डायड बोला जाता है। इसके बाद मियोसिस सेकंड होगा तो उसमें 4 भी ये बन जाएगा, रेखीय चतुष्क बनेगा, यानी कि पहले तो डायड बनेगा मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस सेकंड के बाद में रेखीय चतुष्क बनेगा, रेखीय चतुष्क। इसमें से रेखीय चतुष्क में से 3 कोशिकाएं, जो 3 न्यूक्लियस है, ये नष्ट हो जाएंगे और इसके द्वारा वापस से एक ही निभाग और ये सक्रिय गुरु बीजाणु, यानी कि 3 तो नष्ट हो जाएंगे और एक सक्रिय गुरु बीजाणु बनेगा, जो कि निभाग की तरफ होगा। यानी ये निभाग है, इधर ये जो सक्रिय बीजाणु है ये निभाग की तरफ का बीजाणु बचेगा, जो कि आगे चलकर 3 माइटोसिस इसमें पाए जाएंगे, मुक्त केंद्रीय के विभाजन जिनको बोला जाता है। 3 माइटोसिस होंगे, इसके द्वारा ये जो 3 माइटोसिस होते हैं मुक्त केंद्रीय के विभाजन, नॉट फॉलोड बाय इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन, और सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा तो बहुकेंद्रिक अवस्था बनेगी, और इस तरह से इसमें क्या बोलते हैं 8 केंद्रक पाए जाएंगे। 8 केंद्रक की पुनः व्यवस्था हो, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। 8 केंद्रक बनने के बाद क्या होगा, पुनः व्यवस्था होगी। इससे पहले ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है, यानी शुरुआत से एमएमसी से लेकर रेखीय चतुष्क तक का 4 अगुणित गुरु बीजाणु तक का जो प्रोसेस होती है, इसको मेगा स्पोरोजेनेसिस बोला जाता है, गुरु बीजाणु जनन। इसके बाद अपन केंद्र की पुनः व्यवस्था देखते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। इसमें जो 3 अंड समुच्चय 3, ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं, नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं, जो कि प्रतिमुखी प्रतिव्यासांत यानी कि एंटीपोडल इनको बोला जाता है, जो कि निभाग की तरफ होगी। बीजांड द्वार की तरफ अंड समुच्चय बनेगा। और जो ध्रुवीय केंद्रक है, ध्रुवीय केंद्रक में 2 केंद्रक युक्त अंड समुच्चय बनेगा। अंड समुच्चय के नीचे ध्रुवीय केंद्रक होता है। ध्रुवीय जो केंद्रक होता है वो अंड समुच्चय के नीचे होता है। इसमें आउट ऑफ 8 केंद्रक में से 6 केंद्रक युक्त कोशिका भित्ति से घिरी रहती है, लेकिन जो एक कोशिका भित्ति ध्रुवीय केंद्रक होता है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। इस तरह से भ्रूण कोश का विकास होता है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट है अपना भ्रूण कोश मादा युग्मकोद्भिद जो होता है, जो कि अगुणित होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें 7 कोशिका होती है और 8 केंद्रक होते हैं। ये इस तरह से दिखाई देता है। ये निभाग चले जल भाग होता है, ये बीजांड द्वार की तरफ होता है। अब इसको अपन ने वापस फ्लिप कर लिया, जैसा कि अपन ने शुरू में पढ़ा था। उसमें क्या होता है, ये बीजांड द्वार होता है। यहाँ पे अंड समुच्चय पाया जाता है, 3 कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। 3 कोशिकाओं में भी 2 सहायक कोशिकाएं होती है, सिनर्जिड कोशिकाएं इनको बोलते हैं। ये सब अगुणित होते हैं। और एक होती है तंतुमय फिलिपोर्म समुच्चय, इसको तंतुमय फिलिपोर्म समुच्चय भी बोला जाता है, जिसको कोशिका स्टूलन होता है पराग नलिका को मार्ग प्रदर्शित करने का काम करती है। ये फिलिपोर्म जो सेल समुच्चय होता है, कोशिका स्टूलन, ये पराग नलिका को मार्ग प्रदर्शित करने का काम करता है। बीजांड द्वार की तरफ भी पाई जाती है। और थर्ड होती है इसमें अंड कोशिका। 2 तो सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड होगी, जो कि फिलिपोर्म समुच्चय बनाती है, जो कि पराग नलिका को मार्ग प्रदर्शित करेगी। थर्ड है इसमें अंड कोशिका। अंड कोशिका भी इसके साथ में फिलिपोर्म समुच्चय में पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं अपन केंद्रक, ये जो बीच केंद्रीय कोशिका होती है, ये 2n होती है, यानी कि इसमें 2 केंद्रक होते हैं। ध्रुवीय केंद्रक n+n, निषेचन से पहले द्वितीय केंद्रक, निषेचन से पहले द्वितीय केंद्रक होता है।
और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो केंद्रीय कोशिकाएं होती है। इसके बाद ये 3 जो कोशिकाएं ऊपर होती है निभा की तरफ, इनको एंटीपोडल, 3 कोशिकाएं जो होती है इनको एंटीपोडल बोलते हैं, यानी कि बीजांडकाएं से पोषण प्राप्त करती है एंटीपोडल कोशिकाएं। इसके बाद देखते हैं मोनोस्पोरिक विकास क्या होता है। एक सक्रिय गुरु बीजाणु से विकास जो होता है उसको मोनोस्पोरिक विकास कहता है, क्योंकि जो 3 जो गुरु बीजाणु बने थे उसमें से 4 जो गुरु बीजाणु बने थे उनमें से 3 तो नष्ट हो गए थे और एक ही जो गुरु बीजाणु था उससे इसका विकास हुआ है, इसको इसलिए इसको मोनोस्पोरिक विकास भी बोला जाता है। इसके बाद इसकी संख्या के बारे में बात करें तो मादा युग्मकोद्भिद और नर युग्मकोद्भिद, इनमें जो मियोसिस है, मादा युग्मकोद्भिद में तो 1 मियोसिस हुआ और 3 माइटोसिस हुए, और नर युग्मकोद्भिद निर्माण में 1 मियोसिस हुआ और माइटोसिस 2 हुए, यानी कि मियोसिस दोनों में 1 हुआ और माइटोसिस इसमें 3 हुआ और इसमें 2 हुए। इसके बाद पोलिनेशन की बात करें, पोलिनेशन क्या होता है। परागण, परागण जिसको बोला जाता है पोलिनेशन, उसके बारे में बात करते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, क्रॉस एलोगेमी, जीनोगेमी, परपरागण, यानी कि परपरागण के 3 प्रकार होते हैं, क्रॉस, एलोगेमी और जीनोगेमी। एक ही जात के 2 पादपों में परपरागण होता है। स्वपरागण, स्वयुग्मन, स्वपरागण भी 2 प्रकार का होता है, परपरागण यानी कि इसको क्रॉस एलोगेमी और जीनोगेमी भी बोला जाता है, जो कि एक ही पादप के 2 पादपों में होता है परपरागण। स्वपरागण, स्वपरागण 2-3 प्रकार का होता है, ऑटोगेमी और जिनेटोगेमी, जिटोनोगेमी। ऑटोगेमी को स्वयुग्मन बोलते हैं, यानी कि एक ही पुष्प में जो परागण होगा उसको ऑटोगेमी बोला जाता है, क्रियात्मक रूप से सेल्फ, ये सेल्फ होता है। इसके बाद जीटोनोगेमी में क्या होता है, एक ही पादप के 2 पुष्पों के बीच परागण होता है, जिसको जीटोनोगेमी बोलते हैं, ये क्रॉस परागण इसको बोला जाता है, ये सेल्फ और ये क्रॉस होता है। इसके बाद ऑटोगेमी को ध्यान से देखें तो ऑटोगेमी में क्या होता है, ऑटोगेमी दुर्लभ होती है, क्योंकि अधिकांश पुष्प उन्मिल्य और द्विलिंगी होते हैं, उन्मिल्य और द्विलिंगी होते हैं, इसलिए दुर्लभ होती है। ऑटोगेमी का लाभ और हानि क्या होती है, लाभ होता है शुद्ध वंशक्रम, प्योर लाइन प्राप्त होती है, और हानि होती है अंतः प्रजनन अवसाधन, यानी कि परागकण जो होते हैं परागकण द्वारा परपरागण द्वारा कम होता है। अंतः प्रजनन अवसाधन ऑटोगेमी के द्वारा ज़्यादा होता है और परपरागण के द्वारा कम होता है। अंतः प्रजनन अवसाधन, जनन क्षमता कम होती है, उत्पादन कम होता है, इसको अंतः प्रजनन अवसाधन बोला जाता है, जो कि ऑटोगेमी के कारण होता है। ये तो होगी ऑटोगेमी एक ही पुष्प में। इसके बाद अपन देखते हैं ऑटोगेमी है तो अनुकूलन क्या होता है। ऑटोगेमी के लिए अनुकूलन होता है, एक तो मोनोक्लिनी उभयलिंगी पुष्प होना चाहिए, जैसे कि मटर और चाइना रोज। इसके बाद होमोगेमी होनी चाहिए, समकाल परिपक्वता होनी चाहिए, और सिनक्रोमी समकालिकता होनी चाहिए। एग्जाम्पल है सदाबहार, मिराबिलिस जलापा, विनका और केथेरेंसस, ये सब सिनक्रोमी को प्रदर्शित, होमोगेमी और सिनक्रोमी को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद कलिकावस्था, बड़ अवस्था होनी चाहिए, मटर, गेहूँ, चावल इसके उदाहरण है। क्लिस्टोगेमस सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑटोगेमी के लिए क्लिस्टोगेमस अनुन्मिल्य पुष्प होने चाहिए। क्लिस्टोगेमस का मतलब अनुन्मिल्य पुष्प होने चाहिए, जैसे कि कोमिलिना, ओक्जेलिस, जंकस, वायोला, कॉमन पेंसी, इस तरह के जो पुष्प होते हैं इनमें क्लिस्टोगेमी यानी कि अनुन्मिल्य होते हैं, जिनमें 100% ऑटोगेमी ही होती है। इसके बाद देखते हैं कि परागणकर्ता, इससे परागणकर्ता से पहले अपन देखेंगे परपरागण हेतु क्या क्या आउटब्रीडिंग डिवाइसेज होते हैं। ऑटोगेमी हेतु तो अपने अनुकूलन देख लिया। इसके बाद परपरागण के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं। डाइक्लाइनी, एक लिंगी होना चाहिए, पुष्प जो है एक लिंगी होना चाहिए, जैसे कि ये मोनोइसियस। उभय लिंगाश्री पादप होना चाहिए, जैसे कि नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही जगह में होता है, जैसे कि ये मक्का और खीरा, इसमें ऑटोगेमी नहीं होती है, इसको ऑटोगेमी नहीं बोला जाता है। डाइक्लाइनी, एक लिंगी जो पुष्प होते हैं इनमें जो मोनोइसिस होते हैं ये ऑटोगेमी नहीं जिनेटोगेमी को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद डायोसियस, एक लिंगाश्री जो होते हैं, जैसे कि इस प्रकार के जिसमें एक ही लिंग पाया जाता है एक पुष्प में, उसको डायोसियस बोला जाता है। उसमें ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी नहीं होती है, इसमें तो ऑटोगेमी नहीं होती और इसमें ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी नहीं होती, ओनली जीनोगेमी होगी।
जैसे कि खजूर और पपीता, यानी कि दो पौधे अलग अलग हो गए, इसलिए इसमें ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी की संभावना नहीं है, केवल जीनोगेमी यानी कि क्रॉस या फिर एलोगेमी या फिर परपरागण ही संभव है। इसके बाद ये तो डाइक्लाइनी होगी, एक लिंगी परपरागण के लिए एक लिंगी होना जरूरी है। जैसे कि ये एक लिंगी नहीं था तो इसमें परपरागण संभव, ऑटोनोमी नहीं होगा, परपरागण हो सकता है। इसके बाद ऑटोगेमी जीटोनोगेमी नहीं होगा और इसमें परपरागण होगा। इसके बाद विषम काल परिपक्वता होनी चाहिए, विषम काल परिपक्वता यानी कि डाइकोगेमी होनी चाहिए। जैसे कि प्रोटोनड्राई पहले नर, प्रोटोनड्री जो होता है उसमें पहले नर होता है, उसकी परिपक्व होता है। जैसे कपास, सालविया, सूर्यमुखी, इन सब में पहले नर परिपक्व होता है। और गायनी मतलब प्रोटोएंड्री में तो पहले नर परिपक्व होता है, जैसे कपास, सालविया, सूर्यमुखी। और प्रोटोगाइनी में पहले मादा परिपक्व होता है, जैसे कि फाइकस, अंजीर, पीपल, ग्लोरियोसा। और इसके बाद थर्ड शर्त है अपनी हेटेरोस्टाइली, विषम काल, विषम वर्तिका तो होना चाहिए, हेटेरोस्टाइली होना चाहिए पौधे, जैसे कि प्राइमरोज, चमेली। किसके लिए? परपरागण के लिए, आउटब्रीडिंग डिवाइसेज है। इसके बाद हरकोगेमी होनी चाहिए, भौतिक अवरोध होने चाहिए, कैलोट्रोपी, सांकड़ा, इस तरह से इसके उदाहरण है। इसके बाद छठा है स्वबंधिता, जैसे कि ऑर्किड, एप्पल, तंबाकू, पिटोनिया, इनमें स्वबंधिता पाई जाती है। इस तरह से ये छठों जो गुण अगर पाए जाएंगे तो वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेज कहलाएंगे परपरागण के लिए। अब बात करते हैं परागणकर्ता। परागणकर्ता जैविक घटक होते हैं, मैक्सिमम तो अजैविक घटक भी इसमें होते हैं। जैसे कि जैविक घटक कीटों द्वारा सबसे ज़्यादा परागण किया जाता है, और इसमें भी 80% मधुमक्खियों के द्वारा परागण किया जाता है, जो कि मैक्सिमम है। अजैविक घटकों में जल द्वारा परागण सबसे दुर्लभ माना जाता है, वायु द्वारा सबसे मैक्सिमम होता है, वायु में भी घास के द्वारा होता है, वो मैक्सिमम परागण होता है घास में। इसके बाद एनीमोफिली की बात करें, एनीमोफिली यानी कि वायु परागण। वायु परागण में पुष्प जो होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, मकरंदहीन होता है। परागकण जो होता है वो शुष्क होता है, छोटे और असंख्य परागकण होते हैं, पंक्तियुक्त होते हैं, पाइनस, मुक्त दोली होते हैं, परागकण जो होते हैं पंक्तियुक्त होते हैं, ये मुक्त दोलित वर्सेटाइल परागकोषण होता है। यानी कि परागकोषण कौन कौन सा होता है एनीमोफिली में? पुष्प क्रम के रूप में, पुष्प क्रम के रूप में परागकोषण में, और वर्सेटाइल मुक्त दोली होते हैं, अनावृत होते हैं परागकोषण। इसके बाद अंडाशय क्या होता है? एक बीजांड होता है, अंडाशय में एक बीजांड पाया जाता है एनीमोफिली में। वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है, पंक्तियुक्त होता है, वर्तिकाग्र चिपचिपा पंक्तियुक्त होता है एनीमोफिली वायु परागण में। परागकणों को ग्रहण कर सके इसलिए पंक्तियुक्त होता है। इसके बाद टेसेल, मक्का में नर पुष्प क्रम होता है, उसको टेसेल बोला जाता है। और जो वायु परागण है एनीमोफिली, इसके उदाहरण है घास में मैक्सिमम, फिर बांस, नारियल, कैनाबिस, जिम्नोस्पर्म, इनमें वायु परागण देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट है हाइड्रोफिली, जल परागण। जल परागण दुर्लभ प्रकार का होता है, इसमें मोनोकोट के 30 वंशों में जल परागण देखने को मिलता है। इसके लिए अनुकूलन है, पुष्प जो होते हैं रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, मकरंदहीन होते हैं। परागकण जो होते हैं वो लंबे फीते नुमा होते हैं, श्लेष्मा की परत इसमें पाई जाती है, जो कि जल से सुरक्षा करती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, अधोजल परागण। अधोजल परागण में परागण जल के भीतर होता है, इसमें परागकण घनत्व जल के घनत्व के बराबर होता है। फीते नुमा परागण श्लेष्मा की परत इसमें पाई जाती है। जोस्टेरा जलमग्न पादप का उदाहरण है। हाइड्रिला, सिरेटोफाइलम, ये सब हाइपोहाइड्रोफिली यानी कि अधोजल परागण के उदाहरण है। इसके बाद एपीहाइड्रोफिली, अधिजल परागण। अधिजल परागण में परागकण जो होते हैं वो निष्क्रिय रूप से जल की सतह पर होते हैं। वेलिस्नेरिया इसका उदाहरण है। एक लिंगाश्री स्वच्छ जलीय पादप है वेलिस्नेरिया, जो कि अधिजल परागण करते हैं। निषेचन जल के भीतर होता है अधिजल परागण में। इसके बाद होता है स्टेटमेंट है 2 कि सभी जलीय पादप जल परागित तो नहीं होते हैं, ये फर्स्ट सही स्टेटमेंट है। जल सतह के ऊपर होने वाले जो वायु या फिर कीटों द्वारा परागण, जल सतह के ऊपर होने वाले वायु या कीटों द्वारा जो परागण होता है वो भी संभव है, यानी कि सही एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन भी इसकी सही है कि सभी जलीय पादप
परागित नहीं होते हैं, जल परागित नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जल सतह के जो ऊपर होने वाले वायु के द्वारा भी होते हैं, कीट के द्वारा भी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है जलकुंभी, कमल, जल लिली, कुमुदिनी, ये सब वायु के द्वारा या फिर कीटों के द्वारा परागित होते हैं। इसलिए सभी जलीय पादप जल परागित नहीं होते हैं। इसके बाद देखते हैं एंटेमोफिली। एंटेमोफिली यानी कि कीट परागण। कीट परागण में पुष्प का जो अनुकूलन होता है, पुष्प बड़े होते हैं, आकर्षक होते हैं, रंगीन होते हैं, गंध और मकरंद होती है। और यदि छोटे होंगे पुष्प तो पुष्पक्रम जो होंगे वो गुच्छे में होंगे। और परागकण जो होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, पोलन कीट होते हैं, पोलन कीट के रूप में पाए जाते हैं। और जो कीटों हेतु चिपचिपे जो होते हैं कीटों हेतु जो रिवार्ड होता है इसके बदले में। इससे पहले देखते हैं एंटेमोफिली में ये दो तो लक्षण हो गए, पुष्प के लक्षण और परागकण। इसमें दुर्गंध वाले जो पुष्पों का परागण है वो बीटल और कैरियन फ्लाई द्वारा किया जाता है। बीटल और कैरियन फ्लाई द्वारा दुर्गंध वाले पुष्पों का परागण किया जाता है। इसके उदाहरण है बटरफ्लाई, बर्र, मोत, मधुमक्खी 80% प्रभावी परागण करता है। इसके बाद कीटों के हेतु रिवार्ड, यानी कि कीटों ने तो इनका परागण कर दिया, लेकिन ये कीटों को क्या रिवार्ड देते हैं वो देखते हैं। कि सुरक्षित अंड निक्षेपण, यानी कि कीटों को अंड निक्षेपण की जगह देते हैं, बदले में पुष्पों का परागण करते हैं कीट। भोज्य पदार्थ, परागकण, मकरंद इनको देते हैं। दोनों जाति को बेनिफिट होता है, इसलिए इसको दोनों को लाभ होता है। प्लस प्लस यानी कि म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है म्यूचुअलिज्म, अविकल्पी संबंध। बट पराग लुटेरे भी होते हैं जो परागण नहीं करते हैं। कुछ कीट पराग लुटेरे भी होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं पादप, कीट और विशेष, यानी कि जो साल्विया पादप है इसको परागण करने के लिए मधुमक्खी होती है, और विशेष लीवर मैकेनिज्म इसमें काम करता है। फाइकस में ब्लास्टोपेगा बर ततैया होता है, ये जो कि सहोपकारिता का प्रदर्शन करता है। ट्रैप डोर क्रियाविधि इसमें पाई जाती है। फाइकस में ततैया ब्लास्टोपेगा जो कि सहोपकारिता का उदाहरण है, और ट्रैप डोर क्रियाविधि इसमें पाई जाती है। यूका में प्रोनुबा, यूकासेला, मोत, ब्रंग, यूका में ब्रंग, मोत, जो कि सहोपकारिता दर्शाता है। एमोरफेलस जमीनकंद, इसमें कीट द्वारा परागण होता है। 6 फीट लंबा पादप है एमोरफोफेलस जमीनकंद, कीट द्वारा परागण होता है। 6 फीट लंबा पादप है। इसके बाद परागण प्रकार और जीव द्वारा, पादप द्वारा, यानी कि ऑर्निथोजोफिली होती है। ऑर्निथोफिली पक्षी द्वारा, जैसे बिगोनिया, बॉम्बेक्स, बिटुआ, इन पादपों में पक्षी द्वारा ऑर्निथोफिली परागण किया जाता है। बिगोनिया, बॉम्बेक्स, बिटुआ में पक्षी द्वारा ऑर्निथोफिली कहलाता है। फिर आता है सेकंड, चमगादड़ के द्वारा अगर परागण हो तो उसको चिरेप्टोरोफिली बोलते हैं, चमगादड़ द्वारा परागण को, जो कि कंटक, एडेन, सोफिया में पाया जाता है। इसके बाद घोंघा द्वारा जो परागण होता है उसको मेलेकोफिली बोला जाता है, जो कि लेमना में पाया जाता है। सांप द्वारा परागण ओपियोफिली, जो कि चंदन, चंपा में पाया जाता है। चींटियों द्वारा परागण मरमकोफिली, चींटियों द्वारा अकेसिया, बबूल में पाया जाता है। और जूफिली, जंतुओं के द्वारा परागण को बोला जाता है। इस तरह से परागण हुआ। अन्य परागणकर्ता होते हैं वृक्षारोही, रोडेंट, लीमर, प्राइमेट, जीको और गार्डन चिप के लिए ये भी परागणकर्ता होते हैं। इसके बाद पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब बात करते हैं अपन वापस प्रोसेस की। उसमें आता है पोलन पिस्टल जो अट्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, पीपीआई। गतिक प्रक्रिया में परागकणों का वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचना परागण की गारंटी नहीं होता है। वर्तिकाग्र की सतह प्रोटीन के मध्य रासायनिक जो संवाद होता है वो देखा जाता है। वर्तिकाग्र स्टिग्मा चुनाव करती है, यानी कि वर्तिकाग्र स्टिग्मा चुनाव करती है कि ये रासायनिक संवाद के द्वारा परागकणों, पीपीआई जो होता है वो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, अंकुरित होना, परागनलिका के बीजांड में प्रवेश तक की जो घटना होती है उसको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोला जाता है। संगत परागकणों का जो अंकुरण होता है वो परागनलिका का निर्माण होता है, परागनलिका बनती है। परागनलिका जीबी एकिनिकोज की थी, और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस बोरोन और Ca2+ इसमें पाया जाता है। वेजिटेटिव सेल द्वारा इसमें परागनलिका का निर्माण होता है, जो कि हमने पीछे देखा। मोनोसाइपोनस क्या होती है, जिसमें एक से एक नलिका, अधिकांश पादपों में परागण एक से एक नलिका में होता है। पॉलीसाइपोनस मतलब मालवेसी और कुकुरबिटेसी में पॉलीसाइपोनस परागनलिका पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं अपन परागनलिका का वर्तिका में प्रवेश। परागनलिका का वर्तिकाग्र में प्रवेश कैसे होता है वो देखते हैं।
कि लंबाई वर्तिका लंबाई पर निर्भर करती है। परागनलिका की जो लंबाई होती है वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। शीर्षस्थ एक दिशीय और रसायन अनुचलन गति होती है परागनलिका की। इसके बाद परागनलिका का बीजांड में प्रवेश होता है। वो इस तरह से होता है, ये बीजांड जो होता है उसमें 3 संरचनाएं होती है, 3 तरफ से प्रवेश हो सकता है। पहला पोरोगेमी, यानी कि अधिकांश पुष्पी पादपों में यहाँ से प्रवेश होता है परागनलिका का, जिसको पोरोगेमी बोला जाता है। प्रवेश बीजांड द्वारा होता है, यानी कि बीजांड द्वारा प्रवेश होता है, तो उसको पोरोगेमी बोला जाता है अधिकांश पुष्पी पादपों में। यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर उपकरण होता है जो कि परागनलिका को आकर्षित करता है इस जगह पे। इसके बाद सेकंड जो ये तो फर्स्ट तो पोरोगेमी हो गया। सेकंड होता है मीजोगेमी। मीजोगेमी में अध्यावरणीय यानी कि बीच में से परागनलिका प्रवेश करती है। इसके बाद सेकंड देखते हैं चेलेजल निभागीय। निभागीय चेलेजोगेमी होती है, इसमें ऊपर के भाग से निभागीय भाग से परागनलिका प्रवेश करती है, जो कि केजुराइना में देखा जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं भ्रूण कोश में प्रवेश। भ्रूण कोश में यहाँ तक यानी कि सबसे पहले परागनलिका वर्तिका में प्रवेश की, उसके बाद परागनलिका बीजांड में प्रवेश किया, उसके बाद अब करेगी भ्रूण कोश में प्रवेश। भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी तो इस तरह से होगी, ये 2 नर युग्मक है परागनलिका के। यहाँ भ्रूण कोश है, ये सिनर्जिड कोशिकाएँ हैं। सिनर्जिड कोशिका में पेलिफॉर्म समुच्चय है, पॉलीफॉर्म समुच्चय, ये अंड कोशिका है, और यहाँ ये केंद्रक युक्त ये बीज की कोशिका है। इसके बाद यहाँ से ये बनेगा, इसमें क्या होगा, ये जो परागनलिका ये प्रवेश कर जाएगी सिनर्जिड कोशिका में। सिनर्जिड के क्षतिग्रस्त कोशिका द्रव्य में दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं, यानी कि ये जो कोशिका द्रव्य है सिनर्जिड का ये क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसमें दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद 2 कोशिकीय जो अवस्था उपस्थित हो तो जनन कोशिका समसूत्री द्वारा 2 नर युग्मक का निर्माण करेगी। अगर 2 कोशिकाएं अवस्था उपस्थित हो तो जनन कोशिका समसूत्री द्वारा 2 नर युग्मक का निर्माण करेगी। परागनलिका प्रवेश से पूर्व एक सिनर्जिड नष्ट हो जाती है और यहीं से परागनलिका का प्रवेश होगा। एक सिनर्जिड नष्ट हो जाती है और वो जो क्षतिग्रस्त कोशिका द्रव्य है वहाँ पर दोनों युग्मक मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है, उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज जो की थी वो नवास्चीन ने की थी। प्रिटिलेरिया और लिलियम पादप में डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी नवास्चीन ने। पुष्पी पादपों का विशिष्ट लक्षण होता है डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें 5 केंद्रक भाग लेते हैं, 2 केंद्रक तो पराग नलिका के और 3 केंद्रक इसके अपने अंडकोशिका के। इसके बाद टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। फर्स्ट है कि सत्य वास्तविक निषेचन सिनगेमी होती है। फर्स्ट जो निषेचन होता है यानी डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें फर्स्ट जो निषेचन होता है उसको सत्य यानी कि सिनगेमी यानी कि वास्तविक निषेचन बोला जाता है, जिसमें n+n अंडकोशिका का जो n और परागनलिका का n मिलकर युग्मनज 2n बनाते हैं। सेकंड जो होती है उसको ट्रिपल फ्यूजन द्विनिषेचन बोला जाता है, उसमें n प्लस द्विकेंद्रक 2n जो बीज की कोशिका होती है वो मिलकर 3n प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक PEN का निर्माण करती है। इस तरह से ट्रिपल फ्यूजन इसको बोला जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। इसमें क्या होता है, हैंगिंग ड्रॉप विधि लैब में परागण के जो अंकुरण होते हैं वो हैंगिंग ड्रॉप विधि के द्वारा होता है, जिसमें 10% बोरिक एसिड और शुगर सॉल्यूशन होता है। इसके बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिसमें बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होता है उसका इमस्क्यूलेशन करते हैं, विपुंसन करते हैं। उसके बाद बेगिंग बटर पेपर पर बेगिंग करते हैं, उसके बाद अनबेगिंग करते हैं, फिर रीबेगिंग करते हैं। इसलिए इसको बीज और फल प्राप्त होते हैं इसके द्वारा, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यहाँ तो फर्टिलाइजेशन हो गया डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा। अब देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के 4 इवेंट है। एंडोस्पर्म भ्रूण पोष का निर्माण, युग्मनज से भ्रूण निर्माण और बीज का निर्माण, फिर फल का निर्माण। इस तरह से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गए। इसमें फर्स्ट देखते हैं अपन एंडोस्पर्म भ्रूण पोष का निर्माण यानी कि PEN प्राथमिक भ्रूण पोष का जो केंद्रक होता है उसका निर्माण होता है। PEN से PEC बनेगा, प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका बनेगी और प्राथमिक भ्रूण कोशिका से भ्रूण पोष यानी जो कि 3N होता है उसका निर्माण होगा। प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन होता है भ्रूण पोष का निर्माण यानी कि 3N, और भोज्य पदार्थ जो भ्रूण को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो भी भ्रूण पोष ही होता है, जो भ्रूण को न्यूट्रिशन प्रदान करेगा। इसके बाद अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ भ्रूण पोष। एंडोस्पर्म भ्रूण कोश को एंडोस्पर्म बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, उसमें फर्स्ट है न्यूक्लियर केंद्रीय एंडोस्पर्म, उसमें नारियल पानी
नारियल पानी जो है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का उदाहरण है, जिसमें कि ये पीईएन होता है, ये युग्मनज, इसमें मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है, और ये जो ऊपर की अवस्था है ये बहुकेंद्रीय हो जाती है, और कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, कोशिकीय अवस्था होगी। इस तरह से नारियल पानी में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखा जाता है। इसके बाद सेल्यूलर कोशिकीय एंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है? नारियल में जो श्वेत कर्नेल खाद्य भाग होता है वो सेल्यूलर कोशिकीय भाग होता है, वो एंडोस्पर्म का होता है। केंद्रक विभाजन व कोशिका द्रव्य विभाजन साथ साथ हो जाए तो उसमें क्या होता है? कोशिकीय अवस्था होगी इस तरह की, और उसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलर कोशिकीय अवस्था। इसके बाद मिश्रित प्रकार का होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म, जिसमें हेलोबियल गण सदस्य एस्पोडेल पादप, इनमें इसको देखा जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं फ्रूट की बात करें तो फ्रूट सत्य फल होता है, एक आभासी फल होता है, एक अनिश्चयिक फलन होता है। सत्य फल की बात करें तो अंडाशय से निर्मित होता है सत्य फल, जैसे कि आम, नारियल, इनको ड्रूप या अस्टील फल भी बोला जाता है। ड्रूप और अस्टील फल, आम, नारियल, ये सब सत्य फल के उदाहरण है जो कि अंडाशय से निर्मित होते हैं। आभासी फल किसको बोलते हैं? जो कि पुष्पासन या पुष्पक्रम से निर्मित होते हैं, जैसे कि सेब पुष्पासन से निर्मित होता है जिसको आभासी फल बोला जाता है। नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, काजू, ये सब आभासी फल है। अनिषेक जनन किसको बोलते हैं? बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए, पार्थेनोकार्पी यानी कि अनिषेक जनन, जैसे कि केला, अंगूर, बीज रहित फल, ये सब अनिषेक जनन के उदाहरण है। इसके बाद प्लांट और प्लोइडी ऑफ एंडोस्पर्म, कौन से प्लांट में एंडोस्पर्म की प्लोइडी क्या होती है? जिम्नोस्पर्म में हेप्लोइड होता है एंडोस्पर्म, ऑर्निथेरा लेमार्कियाना में 2n यानी कि डिप्लोइड होता है। अधिकांश पुष्पी पादपों में एंडोस्पर्म 3n यानी कि ट्रिप्लोइड होता है। इसके बाद केस्टर अरंडी की बात करें तो अरंडी में पेरिस्पर्म परिभ्रूण पोष होता है, वो 2n होता है। डाइकोट भ्रूणपोषी में ऑयल रूप में होता है अरंडी केस्टर अरंडी में डाइकोट जो होता है, डाइकोट भ्रूणपोषी है डाइकोट भ्रूणपोषी ऑयल रूप में होता है। कैरंकल अध्यावरण का रूपांतरण होता है केस्टर में। इसके बाद अपन देखेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है? इस तरह से ये भ्रूण बनेगा, ये युग्मनज हो गया, युग्मनज से ये एक केंद्र यानी कि 3 में से एक 3 कोटा दिया था, उसमें से ये एक बना, एक के द्वारा ये निभाग की तरफ, ये बीजांड की तरफ, निभाग वाला भ्रूण शीर्ष कोशिका बनेगा और आधार वाला निलंबक कोशिका बनाएगा। यानी कि निभाग की तरह का जो पार्ट है बीजांड, और वो तो भ्रूण या शीर्ष कोशिका बनाएगा, और बीजांड द्वार की तरह का जो पार्ट है वो आधार या फिर निलंबक बनाएगा। इस तरह से ये बनेंगे। इसके बाद फिर विभाजन होगा, उसमें इस तरह की अवस्था टी शेप का भ्रूण बनेगा। टी शेप के भ्रूण के बाद निलंबक बनेगा जो 6 से 8 सेल का होता है। ये निलंबक, इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है, यानी कि पहले तो युग्मनज फिर इस तरह से ये संरचना बढ़ती बढ़ती टी शेप आएगा, युग्मनज फिर टी शेप फिर क्वाड्रेंट, चतुर्थांश आएगा। चतुर्थांश में 4 तो इस तरह के डिब्बे होते हैं, 4 नहीं 8 होते हैं, और निलंबक 6 से 8 सेल की स्टेज का निलंबक होता है, इसको निलंबक बोलते हैं। इसके बाद क्वाड्रेंट चतुर्थांश के बाद ऑक्टेंट होता है, अष्टांशक, जिसमें इसके पीछे भी 4 ऐसी कोशिकाएं होती है, और ये निलंबक होता है। ये इसके बाद ये जो निलंबक होता है इसको हाइपोपाइसिस, यहाँ पे हाइपोपाइसिस होता है, और इसमें 4 ऊपरी सेल्स होती है जिसको एपीबेसल बोला जाता है। प्रांकुर, बीजपत्र और बीजपत्रोपरिक का निर्माण इन 4 ऊपरी एपीब्लास्ट सेल से होता है। निचली जो 4 सेल होती है उनको हाइपोबेसल बोलते हैं, जिनमें मूलांकुर और बीज पत्राधार इससे बनते हैं। निचली जो 4 सेल होते हैं इनसे मूलांकुर और बीज पत्राधार बनते हैं। ये हाइपोपाइसिस हो गया जो कि मूलगोप का निर्माण करेगा। हाइपोपाइसिस से मूलगोप का निर्माण होगा। ये हो गया होस्टुरल से बीजांड से चिपकने का काम करेगा। चूस्कांगी कोशिका होती है होस्टुरल, ये ऑक्टेंट होगी अष्टांशक, इसका ये सब पार्ट अपन ने देख लिया। होस्टोरल सेल जो होती है चूस्कांगी कोशिका, ये बीजांड द्वार से चिपकेगी, जो कि एम्ब्रियो को भ्रूणपोष की तरफ धकेलेगी। होस्टोरल सेल एम्ब्रियो को भ्रूणपोष की तरफ धकेलेगी। अब इसके बाद अपन देखते हैं ये होस्टोरल सेल है, ये भ्रूणपोष की तरफ धकेलेगी। ऑक्टेंट जो देखा, ऑक्टेंट अष्टांशक के बाद ग्लोबुलर गोलिकीय भ्रूण होता है। गोलिकीय भ्रूण इस प्रकार का दिखाई देता है, इसमें ये निलंबक हो गया, ये गोलिकीय हो गया। इसके बाद हर्ट शेप भ्रूण होता है इस तरह का। इसके बाद हर्ट शेप के बाद इस तरह से डाइकोट में 2 बीजपत्र बनते हैं, जो कि जिसकी संरचना ऐसी होती है। ये 2 बीजपत्र हो गए, ये प्रांकुर हो गया, यहाँ बीजपत्रों परक होता है।
ये बीज पत्रोपरक हो गया, एपिकोटाइलिडीन, एपिकोटाइल इसको बोलते हैं। ये भ्रूण अक्ष होगी, ये बीज पत्राधार हाइपोकोटाइल हो गया, और ये मूलांकुर हो गया, और ये मूल गोप हो गया। इस तरह से डाइकोट में द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण होता है। इसके बाद इसको दूसरे तरीके से ऐसे देख सकते हैं, ये बीज पत्रोधार एपिकोटाइल हो गया, ये बीज पत्राधार हो गया हाइपोकोटाइल, ये मूलांकुर हो गया, ये प्रांकुर का निर्माण करेगा, ये भ्रूण अक्ष होगी। ये जो एपिकोटाइल होता है बीज पत्रोपरक, ये प्रांकुर में समाप्त हो जाता है। प्रांकुर और बीज पत्र के मध्य की होता है एपिकोटाइलिडी। प्रांकुर और बीज पत्रक के मध्य होता है ये प्रांकुर, ये बीज पत्रक, इसके मध्य होता है एपिकोटाइल। और हाइपोकोटाइल जो होता है वो मूलांकुर और बीज पत्र के मध्य होता है, मूलांकुर और बीज पत्र के मध्य होता है, और मूलांकुर में समाप्त हो जाता है। ये मूलांकुर हो गया, ये मूल गोप हो गया। इस तरह से ये डाइकोटाइलिडीन भ्रूण बनता है। इसके बाद ये तो डाइकोटाइलिडीन भ्रूण हो गया। इसके बाद एक बीजपत्री भ्रूण का, ये द्विबीजपत्री भ्रूण था। एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है उसको भी देखते हैं। इसमें हार्ट शेप जो अवस्था होती है वो एब्सेंट होती है। एक बीजपत्री में हार्ट शेप अवस्था एब्सेंट होती है। इसमें क्या होता है, युग्मनज, युग्मनज से प्रोएम्ब्रियो, प्रोएम्ब्रियो से गोली के भ्रूण, गोली के भ्रूण से एक बीजपत्री भ्रूण बनता है। इसमें इस तरह से ये संरचना होती है। इसमें भ्रूण अक्ष, ये भ्रूण अक्ष होती है। ये भ्रूण अक्ष में इधर ये कोलेराइजा होता है, मूलांकुर चोल, ये कोलियोप्टाइल होता है, प्रांकुर चोल, ये रेडिकल होती है मूलांकुर, ये रेडिकल इस तरह से वी आकार की होती है, ये प्ल्यूमुल होती है प्रांकुल। इसके बाद ये ऊपर की एपिब्लास्ट होती है, अधिकोरक, अतिरिक्त बीजपत्र इसको बोलते हैं। और इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर होती है स्कूटेलम। स्कूटेलम एक बीजपत्र जो कि घास में पाया जाता है, यानी कि एक बीजपत्र स्कूटेलम कहलाता है एक बीजपत्री भ्रूण में। इसके बाद ये इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ये भ्रूण पोष होता है जो कि 3N होता है, मोनोकोट में भी 3N होता है भ्रूण पोष। इसके बाद ये एल्यूरोन लेयर इसके चारों ओर पाई जाती है। ये भ्रूण अक्ष हो गया, ये मूलांकुर जोल हो गया, ये प्रांकुर, मूलांकुर, ये प्रांकुर हो गया। इसके बाद ये स्कूटेलम, ये स्कूटेलम है, ये भ्रूणपोष, ये एल्यूरोन परत। और ये जो है ये है फल भित्ति और बीज भित्ति एक ही होती है। मक्का में फल भित्ति और बीज भित्ति एक ही होती है क्योंकि मक्का मोनोकोट होती है। इस तरह से ये मोनोकोट एक बीजपत्री भ्रूण का विकास हो गया। इसके बाद देखते हैं सीड्स, बीज क्या होते हैं। बीज जो होते हैं एंड या लास्ट प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है बीज। बीज में परिपक्व जो बीजाणु होते हैं बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। परिपक्व जो बीजाणु होते हैं वो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें ये संरचना होती है बीज की, जिसमें अपन देखते हैं कि ये बाहरी जो आवरण होते हैं टेस्टा और टेगमेंट, ये बाहरी आवरण होते हैं। सीड कोट इनको बोला जाता है, टेस्टा और टेगमेंट। टेस्टा तो बाह्य बीजचोल और अंत बीजचोल होता है टेगमेंट। टेस्टा टेगमेंट सीड कोट इनको बोलते हैं। हाइलम नाभिका होती है, ये फल से जुड़ी संरचना है हाइलम। और ये एम्ब्रियो हो गया, ये एम्ब्रियो, ये भ्रूणपोष हो गया। और ये क्या हो गया, माइक्रोफाइल बीज द्वार, ये बीज द्वार हो गया माइक्रोफाइल, जो कि O2 जल हेतु द्वार होता है। इस तरह से ये बीज की संरचना होती है। इसके बाद बीज दो प्रकार के होते हैं, मोनोकोट बीज और डाइकोट बीज। मोनोकोट बीज में मूलांकुर चोल, प्रांकुर चोल होते हैं, लेकिन डाइकोट बीज में नहीं होते। एल्यूरोन लेयर पाई जाती है मोनोकोट बीज में, इसमें नहीं पाई जाती। एल्यूरोन लेयर भी 3N होती है। एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस भ्रूणपोषी, ये मोनोकोट बीज होते हैं। एंडोस्पोरिक, स्पर्मिक, एल्ब्यूमिनस और भ्रूणपोषी, एक्सेप्ट ऑर्किड। ऑर्किड एंड भ्रूणपोषी नहीं होता। एल्ब्यूमिनस नहीं होता ऑर्किड। जबकि मोनोकोट बीज जो होते हैं एंडोस्पोरिक होते हैं, एल्ब्यूमिनस होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं। इसका एक्सेप्शन हो गया ऑर्किड। और डाइकोट जो बीज होते हैं इनमें एल्यूरोन पर नहीं पाती, मूलांकुर प्रांकुर चोल नहीं पाए जाते। और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं, और अभ्रूणपोषी होते हैं। इसका नॉन एल्ब्यूमिनस का एक्सेप्शन है अरंडी, यानी कि इसका एक्सेप्शन तो हो गया ऑर्किड, इसका एक्सेप्शन हो गया अरंडी। किस चीज़ का, कि ये तो एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस और भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन आर्किड नहीं होता। ये नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन भ्रूणपोषी होते हैं, इसका एक्सेप्शन हो गया अरंडी। इस तरह से मोनोकोट और डाइकोट बीज की स्टडी होगी। इसके बाद अपन देखते हैं इनका महत्व क्या होता है। बीज का महत्व होता है प्रकीर्णन में, खाद्य रूप में, भ्रूण सुरक्षा में, विभिन्नता उत्पन्न करने में। भंडारण क्या होता है इनका, डोरमेसी के द्वारा इनका भंडारण किया कर सकते हैं बीज का, और डिहाइड्रेशन द्वारा भी इसका भंडारण किया जा सकता है। इसके बाद रीजन ऑफ प्रसुप्ति, प्रसुप्ति का कारण क्या होता है। कठोर बीजावरण होता है, अपरिपक्व भ्रूण होता है, प्रेरित संदमक, यानी कि ये प्रेरित और संदमक AB है। इसका जो संदमक होता है वो ABA होता है।
और इसको तोड़ने वाले जो होते हैं वो सभी ये मतलब हार्मोन की भूमिका होती है डोरमेसी में। इसके बाद अपन देखते हैं कि इसके जो उदाहरण है मोनोकोट बीज के उदाहरण कोकस, न्यूरोस्पोरा, ये सब भ्रूणपोषी होते हैं। कोकस, न्यूरोस्पोरा, नारियल, केला, केस्टर, प्याज, मक्का एटसेट्रा। और कमल के बीज 1000 साल तक जीवित रहते हैं, खजूर के 2000 साल तक, और लुपिन के 10,000 साल तक जीवित रह सकते हैं बिकॉज ऑफ डोरमेसी के द्वारा। इसके बाद अपन देखेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी शब्द लियोनेव द्वारा यह उदाहरण दी गई थी। पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण हो जाए तो उसको पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी कौन कौन से फल होते हैं, जैसे कि आम, सिट्रस, नारंगी, संतरा वगैरह, तंबाकू, ऑर्किड, जिम्नोस्पर्म, ये सब पॉलीएम्ब्रियोनिक होते हैं। इनको प्रेरित कौन करता है, कोल्चिसिन। इसका कारण क्या है पॉलीएम्ब्रियोनी का, युग्मनज में क्लीवेज विदलन कारण है, भ्रूणपोष की अधिक संख्या होना, भ्रूण निर्माण सिनर्जिड प्रतिव्यासांत बीजांड का या अध्यावरण से होना, इस तरह के ये कारण होते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी के। इसके बाद देखते हैं एपोमिक्सिस, असंग जनन क्या होता है। इसके उदाहरण विंकलर ने दी थी एपोमिक्सिस की। एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो लैंगिक जनन को अपरासित यानी कि मिमिक्स करता है, उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। बिना मियोसिस और निषेचन के बीज का निर्माण जो होता है उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं, असंग जनन। इसका एग्जाम्पल है एस्टेरेसी कुल के जो सदस्य होते हैं, सनफ्लावर वगैरह, इनमें एपोमिक्सिस देखने को मिलता है। घास में भी एपोमिक्सिस देखने को मिलता है। एपोमिक्सिस से जो प्राप्त बीज होते हैं वो संकरण से प्राप्त बीज हाइब्रिड से ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि मियोसिस एब्सेंट होता है, लक्षण पृथक्करण नहीं होते, शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होता है, ऑर्किड लाभ, आर्थिक लाभ होते हैं, किसानों को आर्थिक लाभ होते हैं इस चीज़ के, क्योंकि शुद्ध वंशक्रम इससे प्राप्त होता है। इसलिए एपोमिक्सिस से प्राप्त बीज संकरण से प्राप्त बीज से ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। इसके बाद एपोमिक्सिस के प्रकार, रिकरेंट पुनरावर्ती। रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या होता है, जिसमें बार बार एपोमिक्सिस, जैसे ये स्पोरोसाइट हो गया, ये गेमेटोसाइट हो गया, ये एपोमिक्सी हो गया, ये अपबीजाणुकता एपोमिक्सी हो गया। नॉट एपोमिक्सिस, अच्छा सॉरी, ये एपोस्पर्मी हो गया, यानी कि स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बना, इसको अपबीजाणुकता बोलते हैं, नॉट एपोमिक्सिस। इसके बाद आल्सो जी से अगर एस बनेगा उसमें अपयुग्मन एपोगेमी होगा, इसको भी एपोमिक्सिस नहीं बोल सकते हैं। ये तो हो गया रिकरेंट। इसके बाद डिप्लोस्पोरी द्विबीजाणुकता किसको बोलते हैं, एमएमसी जो 2n होती है, इसमें नो मियोसिस नहीं होगा, भ्रूणपोष 2n ही रह जाएगा, संलयन भी नहीं होगा और भ्रूण भी 2n रह जाएगा। इस तरह से इसको डिप्लोस्पोरी बोला जाता है, द्विबीजाणुकता। इसके बाद नॉन रिकरेंट में क्या होता है, यानी कि अपुनरावृत्ति, इसमें एमएमसी 2n, इससे मियोसिस हो के गुरु बीजाणु n बनेगा, भ्रूण कोष n बनेगा, और नो संलयन नहीं होगा और भ्रूण का विकास होगा जो कि अगुणित होता है। इस तरह से अपना पादपों में जनन कंप्लीट होता है।